सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। गौहर सेठ मेहंदी वाला की इमारत में दाखिल हो गया। इमारत के हर गोशे से इमारत टपक रही थी। चिकने फर्श पर मोटे कालीनों से गुजरता हुआ वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, जिसमें बेशुमार क्लर्क, हेड क्लर्क, टाइपिस्ट और स्टेनो बैठे काम कर रहे थे। हॉल के दरवाजे से गुजरकर अफसरों के कैबिन थे, फिर मैनेजर का रूम था। ये वही मैनेजर था, यानी उसकी बीवी का भाई, और उसके बाद सेठ साहब का ऑफिस था। सेठ साहब के दफ्तर के दरवाजे पर सुर्ख बल्ब जल रहा था, जिसका मतलब था कि सेठ साहब ज़रूरी गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं, अंदर कोई नहीं जाए। लेकिन ये हिदायत उन लोगों के लिए थी जो जिस्म रखते थे। गौहर पर इस हिदायत का इतलाक नहीं होता था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर सेठ साहब के अलावा 3 आदमी बैठे थे। सब के सब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर खामोश हो गए और किसी के अंदर दाखिल होने के मुंतज़िर थे। लेकिन खुदकार दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कौन था? सेठ साहब के मेहमानों में से एक ने पूछा, और सेठ साहब ने कॉल बेल का बटन दबा दिया। फौरन चपड़ासी अंदर आया, लेकिन उस वक़्त गौहर ने सेठ साहब के कंधे पर हाथ रख दिया। खुद पर काबू रखें सेठ साहब, मैं आपका दोस्त हूँ। उसने सेठ साहब के कान में सरगोशी की और एक लम्हे के लिए सेठ साहब बुखला गए। उनका मुंह हैरत से फैल गया, उनका जिस्म होले से कांपा और गौहर ने दोबारा कहा, आप बेफिक्र होकर अपनी गुफ्तगू जारी रखें। मैं कह चुका हूं कि मैं आपका दोस्त हूं, हर काम आपकी मदद के लिए करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। वो सेठ साहब पुरसकून हो गए। चपड़ासी अदब से खड़ा था और सेठ साहब के सामने बैठे हुए लोग हैरत से उनकी खामोशी देख रहे थे। चुनाटे से सेठ साहब संभल कर बोले, अभी दरवाज़ा किसने खोला था? चपड़ासी ने कहा, कोई नहीं था साहब। ठीक है, कभी कभी खुद खुल जाता है, तुम जाओ। और चपड़ासी सलाम करके चला गया। हाँ तो सेठ साहब, सिर्फ हालात की बात है, वरना इस सौदे में लाखों के वारे न्यारे हैं। ये तो ठीक है भाई, लेकिन कुछ कमी करो, एडवांस ले लो, कल माल उठवा लिया जाएगा। अरे कैसी बात करते हैं हसन भाई, कोड़ियों के मोल माल मिल रहा है, असली रुई है, खुदा की कसम कोई खोट नहीं है, तुम माल देखो तब उठाओ, उस शख्स ने कहा। और गौहर को दिलचस्पी हुई, इस सौदे के बारे में मालूम करे। चनाचे उन लोगों के जहनों में झांका। जो शख्स बोल रहा था वो लाल था और दूसरे 2 आदमी, एक सेठ गुल्लू और दूसरा उसका पार्टनर था। वो सोच रहे थे दलाल के ये सेठ उल्लू का पट्ठा फजूल बकवास कर रहा है, थोड़ी सी कमी में रखा ही क्या है। सेठ हसन भाई तो मुकद्दर को रोएगा। अव्वल तो 4थी क्लास की रुई है जिसकी कोई कीमत ही नहीं, इसे कोई भी खरीदना पसंद नहीं करेगा। गर्ज ये कि वो सब मिलकर सेठ मेहंदी वाला को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। गौहर ने जल्दी से सेठ साहब के कान में कहा, सेठ साहब, ये सब लोग आपको सस्ती और बेकार रुई महंगे दामों फरोख्त करना चाह रहे हैं, लिहाजा आप इस सौदे को कैंसिल कर दें। सेठ साहब ने कुछ रस्मी सी बातचीत के बाद उन लोगों को फारग कर दिया और सेठ साहब कहने लगे, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ दोस्त, तुम्हारी दोस्ती पर फख्र करता हूँ। सुबह के वाक़यात सारे जहन से निकल गए। नहीं, इन वाक़यात ने तो मेरा दिल ज़ख्मी कर दिया है, मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, सेठ साहब ने कहा। फिर क्या फ़ैसला किया तुमने? इन लोगों के हाथों में इसी तरह कठपुतली बने रहोगे या संभलने का इरादा है? गौहर ने कहा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मशवरा दो। गौहर ने कहा, सेठ साहब, क्या तुम इन मशवरों पर अमल भी करोगे या नहीं? मैं वादा कर चुका हूँ, मैं इन पर अमल ज़रूर करूँगा। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं मुकम्मल तौर पर तन्हा हूँ। मेरी दौलत मुझे ज़िंदा रखे हुए, वरना इस पूरी दुनिया में मेरा कोई हमदर्द नहीं। गौहर कहने लगा, हसन सेठ, मैं आपका सच्चा हमदर्द हूँ, आपके दुश्मनों का दुश्मन और दोस्तों का दोस्त। लेकिन अगर आपने मेरे कहने के खिलाफ किया तो फिर आपसे दुश्मनी हो जाएगी। ये वादा है कि आपको सुबह सही रास्ता दिखाई देगा और आप किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने पर तैयार हूँ, सेठ ने कहा। तो फिर अपने घर की हकीकत सुने। सेठ हसन भाई, तुम्हें मेरे एक एक लफ्ज़ पर यकीन करना होगा और इसके साथ ही तुम ठंडे दिमाग से काम लोगे, कोई कदम मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाओगे। सेठ ने कहा, मैं वादा करता हूँ। तो सुनो, तुम्हारे घर का माहौल बुरी तरह बिगड़ा है, हर फर्द अपने रंग में मस्त है, सब तुम्हारी मौत की आस लगाए बैठे हैं। मैं सिलसिलावार तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 1 तुम्हारी बीवी। तुम्हारे पूरे घर को शिकायत है हसन भाई कि तुमने एक नौजवान लड़की से शादी करके ना सिर्फ बल्कि पूरे घर के लिए तबाही मोल ली, और मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ। तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां थे, तुम्हें किसी नौजवान लड़की से शादी की क्या ज़रूरत थी? सेठ हसन का सर झुक गया। फिर वो भराई आवाज़ में बोले, वो मेरे मैनेजर की बहन है
خود مینیجر نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا تھا۔ وہ میری دعوتیں کرتا تھا، خوش آمدید کرتا تھا، مجھے اپنے گھر لے جاتا، پھر مجھے اور اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیتا۔ میں ایک محروم انسان تھا۔ جب اس لڑکی نے مجھ سے الفت کا اظہار کیا تو میں خود پر قابو نہیں پا سکا، اور پھر وہی ہوا جو وہ چاہتے تھے۔ سب کچھ سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ تمہاری بیوی آج بھی اپنے بھائی سے شاکی ہے کہ اس نے اسے دولت کے جہنم میں جھونک دیا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ایک معمولی مزدور کے ساتھ زیادہ خوش رہ سکتی ہے، اور سیٹھ حسن بھائی مہندی والا تمہاری باہوں سے تو وہ اکتا چکی ہے۔ افسوس ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ تم صبر سے کام لینے کا وعدہ کر چکے ہو۔ ہاں بھائی، میں وعدہ کر چکا ہوں، حسن سیٹھ نے مردہ لہجے میں کہا۔ وہ تنہائی میں تمہارے بیٹوں سے بھی تمہارے خلاف سازشیں بنا رہی ہے۔ یہ غلطی تمہاری اور تمہارے مینیجر کی ہے۔ حسن بھائی خاموش بیٹھے گہرے سانس لیتے رہے۔ دوسرے نمبر پر تمہارے دونوں بیٹے ہیں۔ تمہارے رویے کی وجہ سے وہ بھی بے اطمینانی کا شکار ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تمہاری موت کے بعد تمہاری تمام جائیداد فیکٹریاں تمہاری نوجوان بیوی کو ملیں گی اور وہ کلاش ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن تو ہے حسن بھائی، اگر تم وصیت نامہ مرتب کیے بغیر مر جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا۔ ظاہر ہے مینیجر نے بہن کی شادی بلا وجہ تمہارے ساتھ نہیں کی۔ بہرحال دونوں بھائیوں کا یہی خیال ہے، لیکن ان کے کرداروں میں بھی خامی ہے۔ ایک طوائف سے محبت کرتا ہے اور دوسرا کسی اور لڑکی سے۔ دونوں کو دولت کی ضرورت ہے۔ درست ہے، حسن بھائی نے گردن ہلا دی۔ تیسرے نمبر پر تمہاری بڑی لڑکی ہے۔ تمہاری شے پر وہ اپنے شوہر کو حقیر سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ اس طرح وہ کسی وقت بھی اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی کے المیے ہوں گے۔ مجھے احساس ہے، سیٹھ نے کہا۔ چوتھے نمبر پر تمہاری دوسری لڑکی ہے۔ وہ پہلی لڑکی ہے حسن بھائی جو اس پورے معاشرے میں نے صحیح دیکھی ہے۔ وہ ایک غریب فرم کے کلرک سے محبت کرتی ہے اور خوش قسمتی سے وہ بہت اچھا انسان ہے۔ تمہاری بیٹی اسے پیشکش کر چکی ہے، لیکن اس لڑکے کے پاس بہت خودداری ہے۔ وہ اسے اچھے ہوٹل میں کھانا کھلانا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں جاتا۔ وہ اسے اپنی حیثیت کے مطابق کینٹین میں کھانا کھلا سکتا ہے۔ اس لڑکے کو تمہاری لڑکی سے صرف مطلب ہے، تمہاری دولت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں، فرزانہ دوسری بیٹیوں کی بنسبت بہت مختلف ہے، سیٹھ نے بھرائی آواز میں کہا۔ تم اس بگڑے گھر کو سنوارنے کے لیے سیٹھ حسن کیا کرو گے؟ کیا تم کوئی حل رکھتے ہو؟ گوہر نے پوچھا۔ ہاں، صرف ایک بل، حسن نے کہا۔ کیا؟ خودکشی۔ اس ماحول میں میرے لیے خودکشی کے علاوہ اور کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ ہر فرد اپنی الگ دنیا قائم کیے ہے، میں ان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر بتاؤ میں زندہ رہ کر کیا کروں؟ کون میرا ہمدرد ہے؟ کون مجھ سے محبت کرتا ہے؟ مجھے جواب دو، میری بے شمار دولت میرے کس کام کی؟ یہ دولت مجھے ورثے میں نہیں ملی، میں نے خود اپنے بازوؤں سے کمائی ہے، لیکن یہ دولت مجھے کسی ایک انسان کی سچی محبت نہیں دے سکی۔ سیٹھ حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ محبت خریدی نہیں جا سکتی حسن بھائی، تم نے محبت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم نے محبت میں ایسی جگہ تلاش کی جہاں نفرت اور خود غرضی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تم نے انسان کو صرف دولت کی نظر سے دیکھا۔ انسانیت اور ہمدردی کی نگاہ تمہیں حقیقت سے آشنا کر سکتی ہے۔ تم نے ان لاکھوں انسانوں کا وجود فراموش کر دیا جو تمہاری ایک نگاہ کے بھوکے ہیں، جو تم ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے، جنہیں ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ تم انہیں اپنے موٹر گیراج میں بھی جگہ نہیں دیتے، خواہ باہر طوفان ہی کیوں نہ آیا ہو۔ تم محبت تلاش نہیں کرتے حسن بھائی، پھر وہ تمہیں کہاں سے ملے؟ میں ایسا نہیں ہوں دوست، میں ایسا نہیں ہوں، سیٹھ حسن نے تڑپ کر کہا۔ گوہر کہنے لگا، سیٹھ تم میرے مشوروں پر عمل کرو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ سیٹھ حسن رو پڑا اور گوہر کا نادیدہ ہاتھ اس کے کندھے تھپتھپا رہا تھا۔ پورے گھر کا ماحول سہما سہما تھا، لیکن حسن سیٹھ بے حد خوش تھے۔ کھانے کی میز پر بھی وہ کہکہے لگا رہے تھے اور سب لوگ ان کے اس خوشگوار موڈ پر حیران تھے۔ کیوں ہم اس گھر کو فوراً تبدیل کر دیں ابو؟ یہاں ہم سب لوگ دہشت زدہ ہیں، بڑے بیٹے جاوید نے کہا۔ کیوں بیٹا، دہشت کی کیا بات ہے؟ آپ صبح کے واقعے کیوں بھول رہے ہیں ابو؟ اس گھر میں اس کے بعد بھی پراسرار واقعات ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا، لیکن میں نے اس سے دوستی کر لی ہے، اغوا کر کے تم لوگ۔ اب ایک روح میری دوست ہے، وہ میرے مفادات کی نگرانی کرے گی اور اب تم لوگوں کو بھی سنبھلنا ہوگا، سیٹھ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب لوگوں کے چہرے اتر۔ کیا آپ درست کہہ رہے ہیں ابو؟ حالات بتا دیں گے بیٹے، یوں سمجھ لو تمہاری ایک ایک بات میرے علم میں آتی رہے گی، اس لیے ذرا احتیاط کرنا۔
सेठ साहब ने कबाब उठाते हुए कहा। उनकी भूख खूब खुल गई थी, लेकिन दूसरे लोगों से कुछ नहीं खाया गया। दूसरे दिन सेठ साहब के जाने के बाद फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। हर शख्स फिक्रमंद था और अपने अपने बारे में सोच रहा था। सेठ साहब की नौजवान बीवी खामोशी से अपने भाई से मुलाकात करने गई और दोनों बहन भाई काफी पुरतशवीश गुफ्तगू करते रहे। उस रात सेठ साहब की नौजवान बीवी ने बड़ा क़यामत शिकन मेकअप किया। उसने पोर्टिको में सेठ साहब का इस्तकबाल किया और उनके हाथ में हाथ डालकर बड़ी मोहब्बत से अंदर ले गई। सेठ हसन इस तब्दीली पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। गौहर पहले ही उन्हें आज के प्रोग्राम से आगाह कर चुका था। खाने से फारिग होकर सेठ साहब की नौजवान बीवी जल्दी ख्वाबगाह में पहुंच गई। उस रात वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मेहरबान थी। उसने सेठ साहब की मोटी गर्दन में अपनी सडोल बाहें बिखराते हुए कहा, आज मैं आपका इम्तिहान लेना चाहती हूँ। ज़रूर ज़रूर, सेठ साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कितने बड़े आदमी हैं, लेकिन आपकी बीवी के पास तो कुछ नहीं। तुम्हें किस चीज़ की कमी है? सेठ साहब ने बड़ी मोहब्बत से कहा। फिर भी मैं किसी से ये नहीं कह सकती कि मैं किसी मिल या फैक्ट्री की तनहा मालिक हूँ। सेठ साहब कहने लगे, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो तो न कर बोली, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। सेठ साहब कहने लगे, तो फिर साफ साफ कहो ना। मैं चाहती हूँ कि आप एक कॉटन की फैक्ट्री मेरे नाम कर दें। सेठ साहब कहने लगे, वो तो मैं जावेद के नाम कर चुका हूँ। ओ कब? वो हैरत से उछल पड़ी। आज ही। तो क्या आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? मैं ऐसे मामलात में औरतों के मशवरे लेना पसंद नहीं करता। तब फिर आयरन फैक्ट्री आप मेरे नाम कर दें। कमाल है, ऐसी चीजें मांग रही हो जो अब मेरी नहीं है। मैं वसीयतनामा मुरतब कर चुका हूँ। आयरन फैक्ट्री रशीद बेटे के नाम कर दी है। सेठ साहब की बीवी का चेहरा का रंग उतर गया। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां उबलने लगीं। मगर मैं कहती हूँ, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? वसीयतनामा तो मुरतब ही करना था ना। सेठ साहब ने बदस्तूर नरम लहजे। लेकिन अभी जरूरत क्या थी? शुगर मिल किसके नाम है? वो मैंने छोटी लड़की फरजाना के नाम कर दी है। सेठानी चीख कर बोली, मेरे लिए क्या छोड़ा है? 20 लाख रुपए, पूरे 20 लाख रुपए, जो तुम्हारे हक महर की रकम है। सेठ साहब का लहजा खुश्क हो गया और सेठानी जी चकराते चकराते गिरते गिरते बच गई। सिर्फ 20 लाख रुपए? मगर क्यों? मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। तुम नौजवान हो और मैं बूढ़ा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। ये तलाकनामा है और ये 20 लाख रुपए का चेक। मेरा ख्याल है अगर तुम्हें किसी अच्छे साथी को तलाश करके इस रकम को सही तरीके से इस्तेमाल कर सको तो तुम्हारी बाकी ज़िंदगी बहुत शानदार गुजर सकती है। हाँ, अगर ये रकम तुम्हारे लालची भाई के हाथ ना लगे तो। सेठानी जी की आंखें हैरत से फटने लगीं और वो फिर उनकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? वो रोने लगी। ये ज़रूरी था। यकीन करो, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करने वाला मैं नहीं, तुम्हारा लालची और खुदगर्ज भाई है। मैं तुम्हें देखकर अपनी उम्र भूल गया था। अगर तुम मुझे उस वक़्त एहसास दिला देती तो मैं कभी न भटकता। लेकिन खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं 20 लाख रुपए कुछ कम नहीं होते। अगर तुम अपने भाई से अलहदा रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारो और अपने लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करोगी तो जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी किसी भी ज़रूरत पर काम आता रहूँगा। ये मेरा वादा है। अगर मैं तुम्हें कोई मिल या फैक्ट्री दे देता तो औरत होने की वजह से तुम्हें उसे चला ना सकती और तुम्हें अपने भाई का सहारा लेना पड़ता और इस तरह तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन ये रकम सिर्फ तुम्हारी है। तुम इस तरह जब चाहो जैसे चाहो खर्च करो। सेठानी जी रोती रहीं। फिर उन्होंने चेक और तलाकनामा कबूल कर लिया और सेठ साहब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दूसरा दिन इस घर के लिए बेहद हंगामी था। उस दिन नाश्ते के बाद सेठ साहब ने चंद अहम फैसलों का ऐलान किया और फैसले के मुताबिक गौहर के मशवरे से ही फैसले किए गए थे। सब लोग हैरान थे। सेठानी जी की सूजी हुई आंखों को देखकर सब पहले ही हैरान थे। जावेद ने सेठानी जी से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन सेठानी जी ने कुछ नहीं बताया। सेठ साहब कहने लगे, मैं तुम लोगों को बता चुका हूं कि मेरा एक नादीदा दोस्त है जो इस वक्त भी मेरे पास है। मैं उसका एहसानमंद हूं कि उसने मुझे मोहब्बत के रास्ते दिखाए और मेरे बच्चों, उसने मुझे एहसास दिलाया कि तुम कैसी बेयकीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हो। उसने मुझे तुम्हारा एहसास दिलाया और आज मैं तुम्हारी बेयकीनी ख़त्म करना चाहता हूँ। सब के चेहरे सवाली बन गए। वैसे उनकी आंखों में ज़बरदस्त तजस्सुस था। मैंने अपना वसीयतनामा मुकम्मल कर लिया और वो मुनासिब जगह पहुँचा दिया। मैं उस वसीयतनामे के मुताबिक तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि नहीं। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। मैंने उसे सिर्फ उसका महर अदा किया है।
बाकी कोई मिल, फैक्ट्री और कोई चीज उसे नहीं दी सिवाय इन कोठियों के जो उसके नाम हैं। तमाम लोग ये सुनकर उछल पड़े। उन्हें सेठानी जी की सूजी हुई आंखों का राज पता चल गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब खुश थे। सेठ साहब कहने लगे, जावेद के नाम मैंने कॉटन फैक्ट्री की है। सेठ साहब ने कहा और जावेद खुशी से उछल पड़ा। लेकिन सेठ साहब के दूसरे अल्फाज ने उसकी खुशी मुस्तरद कर दी। फैक्ट्री जावेद की मलकियत है, लेकिन वो इसका मुकम्मल मालिक पूरे 15 साल के बाद हो सकेगा। इस दौरान उसे खुद को इस कारोबार का अहल साबित करना पड़ेगा। उसे उस तवाइफ को छोड़ना पड़ेगा जिसके इश्क में वो इस वक्त डूबा हुआ है। इस शर्त पूरी के ना करने की शक्ल में फैक्ट्री ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर जावेद का इस पर कोई हक नहीं होगा। मैं तो आज इस तवाइफ पर लानत भेजता हूँ अबू, जावेद ने कहा। ठीक है, फैक्ट्री तुम्हें तुम्हारी ज़रूरियात के मुताबिक रुपया मिलता रहेगा। इसके मालिकाना हकूक तुम ही हासिल कर सकते हो, इसके अलावा और कोई नहीं, सेठ साहब ने कहा और फिर बोले। आयरन फैक्ट्री रशीद के नाम कर दी गई है, लेकिन वो भी 15 साल के बाद इसका मालिक होगा और इस दौरान उसे किसी शरीफ लड़की, ख्वाह वो फरखंदा ही क्यों ना हो, उसके साथ शादी करना होगी और ख़ुद को एक अच्छा इंसान साबित करना होगा, वरना वो भी फैक्ट्री से हाथ धो बैठेगा। बड़ी बेटी रुखसाना को मैंने टेक्सटाइल मिल दी है, लेकिन ये मिल उसके शौहर के नाम है। रुखसाना अगर अपने ससुराल जाकर रहती है और अपने शौहर और उसके घर वालों के साथ अच्छा सलूक करती है तो ठीक है, वरना उसके शौहर को इख्तियार होगा कि वो उसे तलाक दे दे और मिल से कुछ ना दे। ऐसी सूरत में रुखसाना सिर्फ अपने वसाइल से गुजारा करेगी। ये आपने क्या किया अबू? रुखसाना रोने लगी। आपने क्या किया? तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी रुखसाना, अब उसकी इज्जत तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर तुम अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकती तो सज़ा पाओ। मैं फ़ैसले में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करूँगा। अब रह गई फरजाना, तो शुगर मिल फरजाना को बग़ैर किसी शर्त के दे दी गई है। वो मालिक है, उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। उसके अलावा उसे इजाज़त है कि अपने पसंदीदा नौजवान अतर से शादी कर ले, लेकिन शरीफाना तरीके पर हमारे ज़रिए। इस तरह उसका शौहर हमारा ममनून नहीं होगा। वो फरजाना का मिल संभाल सकता है। फरजाना की गर्दन झुक गई, लेकिन अभी तो कई चीज़ें बाकी थी। अभी 2 फैक्ट्रियां थी और एक बड़ा कारखाना। उसका फैसला नहीं हो सका। जावेद से ना रहा गया तो वो इनके बारे में भी पूछ बैठा। कुछ हमारे लिए भी तो रहने दे जावेद मियाँ, आखिर हमने भी इतनी मेहनत की है, ये दौलत कमाई है। हम इस बाकी बची हुई चीज़ों से मोहब्बत करेंगे। हम अपने दोस्त के कहने के मुताबिक 1 करोड़ रुपए की लागत से अपने मिल मजदूरों के लिए क्वार्टर तामीर करेंगे। 20 लाख रुपए से उनके लिए स्कूल और डिस्पेंसरियाँ कायम करेंगे और 10 लाख रुपए की मालियत से यतीमों और बेवाओं के लिए एक ऐसी बिल्डिंग तामीर कराएंगे और जो कुछ हो सका उनके लिए करेंगे। हम अपनी दौलत को सिर्फ तुम लोगों के लिए समझते रहे, हमने उनके लिए कभी नहीं सोचा। लेकिन इतनी दौलत से भी हम तुम्हारी मोहब्बत खरीदने में नाकाम रहे। हम तुम्हें अपनाने में नाकाम रहे। हमें उनकी मोहब्बत खरीदने के लिए दौलत की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी उन्हें आजमाना चाहते हैं और हमें यकीन है कि हमें उनकी मोहब्बत हासिल हो जाएगी। हमारा दोस्त झूठ नहीं बोलता, बाकी सब कुछ उनके लिए है और उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। सेठ साहब फैसला सुनाने के बाद मेज से उठ गए और लड़खड़ाते कदमों से अपनी ख्वाबगाह की तरफ चले गए। तमाम गर्दनें झुकी हुई थीं और सब अपने रवैये के बारे में सोच रहे थे। उन्हें सेठ साहब के अल्फाज की हकीकत का एहसास हो रहा था और सेठ साहब गमज़दा अपने कमरे में सोफे पर बैठे थे कि उन्हें अपने कंधे पर एक मानूस हाथ के बोझ का एहसास हुआ और वो चौंक पड़े। उदास क्यों हो सेठ साहब? गौहर की आवाज़ उभरी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही तबीयत पर कुछ बोझ सा है। कमाल है सेठ हसन भाई, तुमने अपनी ज़िंदगी का सही रास्ता अपनाया है। तुम देखना ये सब तुमसे कैसी मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे घर का माहौल बदल जाएगा और इन गरीबों की मदद करके तुम्हें सच्ची खुशी हासिल होगी। वो इस दौलत के एवज बिल्कुल सस्ती होगी। तुम किस गौहर को कातिल बनाने के जिम्मेदार नहीं होगे। सेठ साहब, कोई गौहर सर्दी और बारिश में तुम्हारे दरवाजे के सामने बैठकर नहीं भीगेगा और जुनून के आलम में तुम्हें कत्ल करके भागेगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए सही रास्ता मुतय्यन किया है कि तुम इस रास्ते पर चलकर खुश रहो। हाँ, मुझे यकीन है मेरे दोस्त, मुझे यकीन है। अब मुझे इजाज़त दो सेठ, मेरा काम ख़त्म हो गया। सेठ कहने लगा, क्या मतलब, तुम कहाँ जा रहे हो? दुनिया बहुत वसी है मेहंदी वाला सेठ। तौफीक बाबा की दी हुई कुव्वतों से मैं तजर्बात करना चाहता हूँ। बड़ी उलझी हुई है ये दुनिया, अंदाज़ा नहीं होता कि क्या सच है और क्या झूठ। मुझे सच से नफरत थी, लेकिन मैं अपने ख्यालात में तब्दीली पा रहा हूँ। सच एक हकीकत है,
जब भी इंसान इससे वाकिफ हो जाए। बाहर सूरत मैं अभी दुनिया का तजज़िया करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता मेरे आइंदा इक़दामात क्या होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि सुकून कहाँ है इस दुनिया में, या इस दुनिया में एक दूर अफ्तादा हिस्से में जिसे लोग जेल कहते हैं। तौफीक बाबा का ख्याल है कि जेल की दुनिया पुरसुकून है। बाहर की दुनिया में हकीकत तो है, लेकिन वो इससे दूर हो गए हैं। वो मुझे कई बार शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन अभी दुनिया बहुत बड़ी है। खुदा हाफिज सेठ मेहंदी वाला, अपने इरादों पर कायम रहना। मेरी समझ में तुम्हारी एक बात नहीं आई, तुम कौन हो? तौफीक बाबा कौन है? मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, सेठ ने कहा। लेकिन गौहर उनके कमरे से बाहर निकल आया। वो खुद उलझा हुआ और परेशान था। यहाँ वो अपना खेल ख़त्म कर चुका था। अब किसी और मंजिल की उसे तलाश थी। अब वो सड़क पर तन्हा चल रहा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसकी अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में देखिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।